अपने लड़खड़ाते शरीर को नियंत्रित करते हुए जियोयान डर से कांप उठा और गहरी खाई में दसियों मीटर तक उड़ गया। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा तो उसके पास नीचे उतरने का समय भी नहीं था कि उसके शरीर ने उसे सूचित कर दिया कि वह डूक्यू से बाहर आ गया है और उसने जल्दी से अपनी पीठ पर लगे जियोन पंखों को वापस खींच लिया। तुरंत ही बीच हवा में एक व्यक्ति की आकृति ने एक दुख भरी चीख निकाली और फिर एक सीधी रेखा में लंबवत एक नरम घास के मैदान में गिर पड़ी। शरीर जो पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था एक बार फिर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे जियोयान बेहोश हो गया और अंततः बेहोश हो गया। जियोयान के बेहोश होने के बाद ही याओ लाओ रिंग से बाहर चला गया। फटेहाल जियोयान को देखकर वह असहायता में अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। दोनों भुजाओं से उसने जियोयान को सहारा दिया और धीरे धीरे मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगा। डीडू तकनीक का जबरदस्ती इस्तेमाल करने की हद तक जाना सचमुच एक लापरवाह आदमी है। नींद के अंधेरे में जियोयान को ऐसा महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर किसी ठंडे तरल पदार्थ में डूबा हुआ है। कोमल और सौम्य ऊर्जा की धारा अनगिनत छिद्रों के माध्यम से उसके शरीर में घुस गई और चुपचाप उसके शरीर के भीतर बहने लगी। ऊर्जा धीरे धीरे उसके क्यूई पथों को पुनः प्राप्त कर रही थी, क्योंकि डूक्यूई के अत्यधिक प्रयोग के कारण उसके क्यूई पथ कुछ हद तक क्षतिग्रस्त हो गए थे। जब क्यूई पथ और मांस अपनी मूल स्थिति में आ गए तो शरीर में प्रवाहित कोमल ऊर्जा क्यूई पथों का अनुसरण करती हुई मुड़ती और घूमती हुई अंततः निचले पेट में स्थित डूक्यूई भंवर में प्रवाहित हो गई। अचानक नई ऊर्जा के सेवन से मूल रूप से धीमी गति से घूमने वाला क्यूबोटेक्स अचानक तेजी से घूमने लगा, जैसे कि उसे टर्बोचार्ज किया गया हो। क्यूई भंवर के त्वरण के बाद क्यूई पथ में बहने वाली ऊर्जा तेजी से क्यूई भंवर की ओर बढ़ गई। क्यूई भंवर द्वारा क्यूई पथों की सारी ऊर्जा सोख लेने के बाद भी इसने अपनी तीव्र ऊर्जा चूसना बंद नहीं किया। कुछ चक्कर तेजी से घूमने के बाद भंवर के भीतर से और भी अधिक भयंकर आकर्षण बल उत्सर्जित हुआ। तुरंत ही जियोयान के शरीर के चारों ओर के अजीब तरल पदार्थ में से अधिक कोमल ऊर्जा को उसके शरीर में चूसा गया तथा फिर क्यूई पथों में परिष्कृत किया गया तथा धीरे धीरे विस्तारित होने वाले क्यूई भंवर में डाल दिया गया। अचेतन जियोयान में अवशोषण की यह अंतहीन प्रक्रिया अज्ञात समय तक जारी रही। वह केवल स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि यह कितने समय तक चली। बाहर से आने वाली ऊर्जा दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई, अंततः वह पूरी तरह लुप्त हो गई। तभी अंततः वह अपनी चेतना के अंधकार से बाहर आया और धुंधली दृष्टि से अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसकी आंखों में एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा की चारों दीवारों पर रोशनी के लिए कुछ चांदनी पत्थर लटके हुए थे। अपने सुन्नर शरीर को थोड़ा सा हिलाने पर उसे पानी की हुआ जैसी आवाजें सुनाई दी। जब उसने अपना सिर नीचे झुकाकर देखा तो पाया कि उसका शरीर पत्थर से बने एक छोटे से गड्ढे में था। ये गड्ढा साफ पानी से भरा हुआ था, फिर भी पानी में मौजूद हल्के हरे रंग से ये लग रहा था कि यह पानी किसी प्राकृतिक जल स्रोत से नहीं था। थोड़ी देर तक अपनी हथेली को पानी में हिलाते हुए जियोयान को एहसास हुआ कि हल्के हरे रंग के तरल में एक मजबूत और शुद्ध ऊर्जा थी। उसने कुछ गिलास अपने हाथ में लिया और उसे अपनी नाक के नीचे लाकर सूंघा। कुछ स्तब्ध होकर उसने धीरे से कहा, यह दवा का पानी है। ये वास्तव में औषधीय पानी है। आपके लिए आत्मा पुनर्स्थापना तरल का इतना छोटा सा पूल बनाने में मुझे कम से कम 3 या 4 दिन लगे। गुफा के बाहर से एक वृद्ध आवाज सुनाई दी। तभी याओ लाओ की मायावी आकृति एक भूत की तरह अंदर आई। छोटे पत्थर के गड्ढे के किनारे आकर याओ लाओ ने वर्तमान जियोयान का निरीक्षण किया। अपनी आंखों में संतुष्टि के भाव के साथ उन्होंने कहा, मैंने पहले सोचा था कि आपको ठीक होने के लिए आधे महीने का आराम चाहिए होगा। हालांकि मात्र 5 दिनों में आप न केवल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बल्कि 7 सितारा डूजे के द्वार को छूकर इस दुर्भाग्य में भी एक उम्मीद की किरण खोजने में कामयाब रहे हैं। आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए शायद कुछ और दिनों के प्रशिक्षण के बाद आपको 7 सितारा डूजे के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। मैं 5 दिन से बाहर हूं। याओ लाओ के शब्दों से जियोयान की आंखें आश्चर्य से खुल गईं और वह चिल्लाया, हाँ। याओ लाओ ने सिर हिलाया और जियाओयान की ओर देखा और फिर भौहें सिकोड़कर अपने छात्र को डांटा, तुम छोटे बदमाश, तुम भागने के लिए तुरंत जियोन विंग्स का इस्तेमाल कर सकते थे, फिर भी तुमने डी रैंक डू तकनीक का जबरदस्ती इस्तेमाल करके दिखावा करने पर जोर दिया। अगर जियोन विंग्स को सक्रिय करने में मेरी मदद नहीं होती तो मुझे डर है कि तुम्हारे पास भागने की ताकत भी नहीं होती। एक अजीब सी मुस्कान के साथ जियोयान ने असहायता से एक कड़वी हंसी निकाली और फिर कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं वास्तव में डी रैंक डू तकनीक को आजमाना चाहता था, ये देखने के लिए कि क्या ये डूशे को हरा सकता है। यही कारण था कि मैंने जोखिम उठाया और रुका रहा। आपने जो चीज इस्तेमाल की उसे आप डी रैंक डू तकनीक कहते हैं। इस कौशल को और अधिक शर्मिंदा न करें। याओ लाओ के होंठ मुड़ गए और उसने जियाओयान की ओर आंखें घुमाते हुए कहा। शर्मिंदा मुस्कान के साथ जियोयान ने आगे कोई विवाद करने की हिम्मत नहीं की। गुफा के पार अपनी दृष्टि घुमाते हुए उसने पूछा, इस समय हमें मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्र में होना चाहिए, है ना? हाँ,
ये वही जगह है जिसे मैंने सावधानीपूर्वक चुना है। आसपास के सभी उच्च रैंक वाले जादुई जानवरों को मैंने पहले ही साफ कर दिया है। आप इस स्थान से 100 मीटर तक पैदल जा सकते हैं, लेकिन आपको जादुई जानवरों से सावधान रहना होगा जो अचानक यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। इस जगह पर कोई भी जादुई जानवर आपको एक ही झटके में आसानी से मार सकता है। याओ लाओ ने सिर हिलाकर याद दिलाया। असहाय भाव से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान धीरे से छोटे पत्थर के गड्ढे से बाहर निकला और कपड़ों को एक तरफ रख दिया और जल्दी से उन्हें पहन लिया। हम यहाँ कब तक रहेंगे? जियोयान गड्ढे के ऊपर से नीचे कूद गया। उसके शरीर में डुक्यूई की प्रचुर मात्रा ने उसे कुछ ऊर्जावान बना दिया। जोर जोर से हवा में मुक्का मारते हुए उसने पूछताछ करने के लिए अपना सिर घुमाया। जब तक आप दूषित नहीं बन जाते, याओ लाओ ने जवाब दिया और जियाओ यान की भंडारण अंगूठी लौटा दी। इस अवधि के दौरान आप निश्चिंत रह सकते हैं क्योंकि आप यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। बदला लेने से जुड़ी कोई भी बात आपके दूषित बनने तक प्रतीक्षा करेगी। इसके अलावा आप कीमिया में पीछे नहीं रह सकते। मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में औषधि सामग्री मौजूद है। अभ्यास के लिए जो भी तुम्हें चाहिए उसे ढूंढो, अन्यथा तुम्हें हर बार गोलियां परिष्कृत करने में मेरी मदद पर निर्भर रहना पड़ेगा। याओ लाओ ने निर्देश देते हुए देखा कि जियोयान रहस्यमयी भारी शासक को पुनः प्राप्त कर अपनी पीठ पर रख रहा है। मुस्कुराते हुए जियोयान ने सिर हिलाया और रहस्यमय भारी शासक को उठाते हुए वह धीरे धीरे गुफा से बाहर चला गया। इस सुरक्षित आश्रय में पहुंचने और कष्टप्रद पीछा और हत्या से खुद को दूर करने के बाद जियोयान को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे जैसे वह चुपचाप अभ्यास करता गया, उसके शरीर में डू की मधुर और समृद्ध होती गई, जैसे अच्छी शराब का किण्वन होता है। होश में आने के तीसरे दिन ध्यान प्रशिक्षण करते समय जियोयान को सफलता मिली और वह 7 सितारा डूजे तक पहुंच गया। इस बार सफलता में जरा भी प्रतिरोध नहीं हुआ, बल्कि यह उतनी ही सहजता से हुआ जैसे नदी में पानी बहता है। जियोयान भी अपनी ताकत में हुई इस वृद्धि से बहुत खुश था। 7 सितारा डूजे तक पहुंचने के बाद जियोयान का प्रशिक्षण धीमा हो गया। हर स्तर के अंतिम 3 सितारों तक पहुंच पाना बेहद कठिन था। इस प्रकार अंतिम 2 सितारों के लिए जियोयान केवल उनके स्वाभाविक रूप से आने का इंतजार कर सकता था। यदि उन्होंने जल्दबाजी करने की कोशिश की तो इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। यद्यपि डू क्यूई प्रशिक्षण पर बिताया गया समय बहुत कम हो गया था, लेकिन डू तकनीक अभ्यास के लिए जियोयान का कार्यक्रम और अधिक सख्त होता गया। गुफा से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और झरना था जिसे याओ लाओ ने बड़ी सावधानी से खोजा था। इधर जियाओ यान, जो पहले से ही 7 सितारा डूजे बन चुका था, ने 10 दिनों से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया, इससे पहले कि वह अंततः याओ लाओ द्वारा डी रैंक डू तकनीक का उपयोग करने के लिए अनुरोध किए गए न्यूनतम आधार को प्राप्त कर सके। झरने के नीचे से जियोयान तैरकर किनारे तक आया और अपने शरीर से पानी पोंछा। कार्य पूरा करने के बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके भारी कंधे अब काफी हल्के हो गए थे। अब जाकर जियोयान को भरोसा हुआ कि जब वह डी रैंक डू तकनीक का उपयोग करेगा तो वह पहले की तरह शर्मनाक और कमजोर स्थिति में नहीं फंसेगा। झरने के पास एक चट्टान पर बैठे जियोयान आराम से सूरज की किरणों का आनंद ले रहा था। भूटान शहर में भंडारण रिंग से खरीदी गई औषधि की कड़ाही को पुनः प्राप्त करने के साथ ही उसने चट्टान की सतह पर विभिन्न औषधियों के अवयवों का एक विशाल ढेर भी निकाला। अपने सामने रखे दवा के बर्तन को देखते हुए जियोयान ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। उसका बायां हाथ हल्के से अग्निमुख पर चिपका हुआ था, जैसे ही उसने इच्छा की कि क्यू भंवर से डू क्यू का एक धागा उसकी हथेली में प्रवाहित हो और फिर एक दबी हुई पू ध्वनि के साथ अग्निमुख में प्रवेश कर जाए। डू क्यू औषधि के बर्तन के अग्निमुख के विचित्र परिवर्तन से गुजरा और कुछ गहरे पीले रंग की लौ में तब्दील हो गया। जैसे ही उसने उस लौ को देखा जो पहले की तुलना में अधिक गहरी हो गई थी, जियोयान संतुष्ट होकर मुस्कुराया। जब तक औषधि की कड़ाही गर्म नहीं हो गई तब तक उन्होंने प्रतीक्षा की। उसके बाद उनके दाहिने हाथ ने विभिन्न औषधीय अवयवों में से चयन प्रक्रिया शुरू की। जियोयान ने इस बार कीमिया के लिए याओ लाओ की विधि का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। ये सर्वविदित है कि प्रत्येक कीमियागर को अपने स्वयं के नुस्खों पर शोध करने और उन्हें बनाने की आवश्यकता होती है। बिना अपने व्यक्तिगत नुस्खों के एक कीमियागर को अन्य साथियों के संपर्क में आने पर असहजता का अनुभव होगा। इस प्रकार प्रत्येक कीमियागर अनगिनत औषधीय सामग्रियों से व्यक्तिगत नुस्खे तैयार करने के लिए अपने पूरे दिल का उपयोग करेगा। बेशक ये बेहतर था कि नुस्खा उच्च श्रेणी का हो। जियाओ यान की हथेली उसके सामने रखी 100 विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों पर घूमी और तेजी से उसने एक लाल फल पकड़ लिया जिससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। सांप जुनून फल आमतौर पर अंधेरे स्थानों में उगता हुआ पाया जाता है, जिसका उपयोग उच्च श्रेणी के जादुई सांपों द्वारा मैथुन के लिए किया जाता है। यह एक अत्यधिक सांप जैसा चरित्र है। इस फल में कामोद्दीपक प्रभाव था। सांप के जुनून फल को चुनने के बाद जियोयान ने एक बार फिर लगातार 7 या 8 प्रकार की औषधीय सामग्री पकड़ ली। इनमें से सभी औषधीय तत्व बिना किसी अपवाद के ऐसे थे जिनमें कामोद्दीपक जैसा प्रभाव था।
जियोयान को कीमिया का अभ्यास करते देख याओ लाओ भी चुपके से रिंग से बाहर निकल गया। फिर भी जब उसने जियाओयान द्वारा चुनी गई सामग्री देखी तो उसकी बुरी भौहें ऊपर उठ गईं। हालांकि कुछ ही देर बाद वह चुप हो गया और जियाओयान के पीछे खड़ा हो गया। औषधीय सामग्री का चयन करने के बाद जियोयान ने सबसे पहले लाल रंग के फल को औषधि के बर्तन में डाला। लौ को नियंत्रित करना। फल के अंदर का पानी तुरंत ही भुन गया। लाल फल तुरंत ही लाल रंग के बारीक पाउडर में बदल गया। दवा के बर्तन के अंदर अपना पूरा ध्यान लगाते हुए जियोयान ने एक बार फिर गुलाबी रंग के 7 पत्ती वाले फूल का एक डंठल फेंका। इस फूल को इच्छा पुष्प के नाम से जाना जाता था। इसकी सुगंध से निकलने वाले जादुई जानवरों को जो इसके पास होते थे करवटें बदलने और लगातार चीखने का कारण बनता था। इच्छा पुष्प को बारीक पाउडर में परिष्कृत करने के बाद जियोयान ने तुरंत बाकी औषधि सामग्री को उसमें डाल दिया। अंततः 7 या 8 अलग अलग रंग के पाउडर एक साथ आ गए। अंत में डिजायर फ्लावर से परिष्कृत तरल की छोटी गेंद को पाउडर के पूरे ढेर के साथ मिलाने पर सब कुछ पूरी तरह से मिश्रित होकर गुलाबी रंग का तरल बन गया। उच्च तापमान वाली लौ का उपयोग करके गुलाबी तरल से सारा पानी उबालने के बाद औषधि के बर्तन में हल्के सफेद रंग के पाउडर की एक गेंद तैरती रह गई। सफेद पाउडर की गेंद को देखते हुए जियोयान मुस्कुराने लगा। अपने हाथ की एक लहर से उसने कढ़ाई का ढक्कन खोला और अपनी हथेली का उपयोग करके कढ़ाई से सारा पाउडर चूसकर अपने हाथ में रखी जैड की बोतल में डाल लिया। जब जियोयान अपने पहले कीमिया उत्पाद की प्रशंसा कर रहा था तो उसने जल्दी से अपने हाथ से पाउडर को थोड़ा सा चखा और फिर अपनी जीभ से उसका स्वाद चखा। ओह हे सफलता। जब पाउडर उसके मुंह में गया तो जियोयान के पूरे शरीर में हल्की खुजली और गर्मी महसूस हुई। अपनी डूक्यूई का उपयोग करके उसने खुजली वाली गर्मी को दबा दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति एक दुर्लभ विकृति से भरी हुई थी। उसकी पीठ के पीछे से एक बूढ़ी खांसी के कारण जियोयान का चेहरा चुकंदर लाल हो गया। वह पारदर्शी बोतल को छिपाने के लिए दौड़ा। इसे छिपाना बंद करो, ये सिर्फ कामोद्दीपक की एक बोतल है। कई पुरुष कीमियागरों का पहला नुस्खा इस तरह की चीज है। पुरुष। अप्रत्याशित रूप से याओ लाओ ने उसे फटकार नहीं लगाई बल्कि जियोयान का मजाक उड़ाया। थोड़ा स्तब्ध होकर जियोयान ने राहत की सांस ली। याओ लाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए वह हंसा और पूछा, गुरुजी, क्या यह संभव है कि आपने भी इस तरह की चीज पहली बार बनाई हो? इन शब्दों से याओ लाओ का वृद्ध चेहरा लाल हो गया। कुछ हद तक अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने अपनी आस्तीन लहराई। आपको लगता है कि मैं इस तरह का अनुचित काम करने के लिए आपकी तरह बनूंगा? याओ लाओ की घबराई हुई निगाहों को देखते हुए जियोयान के दिमाग में सब कुछ ठीक हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसके मुंह का कोना ऊपर की ओर खींच गया। जैसे ही उसने सब कुछ व्यवस्थित करने का इरादा किया, एक हिंसक ऊर्जा तरंग और एक भयंकर शेर की दहाड़ अचानक आकाश में फूट पड़ी। क्रूर शेर की दहाड़ सुनकर याओ लाओ का रंग थोड़ा बदल गया। उसकी आंखें दूर आसमान की ओर देखने लगीं। वहां हिंसक ऊर्जा का उद्गम था। अपनी तीव्र दृष्टि की सहायता से याओ लाओ को एक सुंदर और आकर्षक स्त्री की झलक दिखाई दी। ये 6ठी श्रेणी के एमेथिस्ट पंख वाले शेर की दहाड़ थी। आखिर किस तरह का व्यक्ति इसे बाधित करने की हिम्मत कर सकता है? रैंक 6 जादुई जानवर। जियाओयान की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने निगलते हुए कहा, ये डू हुआंग स्तर के मानव चिकित्सक के बराबर है जो इसकी मूंछों को खींचने की हिम्मत करता है। अर्थात इसे क्रोधित करें। ऊपर नीले आकाश से ऊर्जा की हिंसक लहरें लगातार गड़गड़ाहट जैसी धीमी आवाजें पैदा करती रहीं। यद्यपि जियोयान उस स्थान से बहुत दूर था जहां लड़ाई हुई थी, फिर भी उसके कानों में असहजता महसूस होने लगी। जियोयान ने दूर क्षितिज पर ध्यान केंद्रित किया, जहां हरा और लाल रंग हवा में भरा हुआ लग रहा था। आलसी सफेद बादल भी अपवाद नहीं थे, क्योंकि वे भी इन दो रंगों की छाया में रंगे हुए थे। एक और जोरदार गर्जना जियोयान के कानों में गूंजी, जिससे उसे निगलने में कठिनाई हुई। आकाश में ऊर्जा के दबाव के कारण वास्तव में उसके पैर कांपने लगे। क्या ये ताकतवरों के बीच लड़ाई है? जियोयान ने अपने मुंह में बड़बड़ाया। ये पहली बार था कि उसने इस स्तर के युद्ध की भयानक शक्ति देखी थी। उसे लगा कि अतीत का वह व्यक्ति कुएं का मेढक मात्र है। अब जाकर उन्हें अंततः ये समझ में आया कि पुस्तकों में एक व्यक्ति द्वारा 10,000 विरोधियों से निपटने का वर्णन मात्र किंवदंतियां नहीं थीं। जियाओयान के पास खड़े होकर याओ लाओ ने अपनी भौहों को एक साथ दबाया और दूर से क्षितिज पर हो रही लड़ाई को देखा और खुद से कहा, वह महिला एक इंसान होनी चाहिए। वह जादुई पर्वत श्रृंखला तक क्यों दौड़ी और नीलम पंख वाले शेर से क्यों लड़ी? क्या तुम्हें सदमा लगा? याओ लाओ ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने अपना सिर झुकाया और कांपते हुए जियोयान को देखा। बड़ी मुश्किल से अपना सिर हिलाते हुए जियोयान कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उनकी लड़ाई देखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि जिन लड़ाइयों में मैं शामिल रहा वे महत्वहीन थीं। मैंने पहले ही कहा है कि डूक्वी महाद्वीप बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि कई लोग तो डू हुआंग अभ्यासी से भी अधिक शक्तिशाली हैं। आप में क्षमता है।
जब आप अंततः उस स्तर पर कदम रखेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से एहसास होगा कि ये दुनिया बहुत रोमांचक है। याओ लाओ हंसे। यद्यपि इन युद्धों में प्रयुक्त शक्ति बहुत डरावनी है, फिर भी मैं अति महत्वाकांक्षी नहीं होऊंगा। इस यात्रा को एक बार में एक कदम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जियो यान शानदार ढंग से मुस्कुराया। ये सुनकर याओ लाओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने तुरंत प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराकर सिर हिला दिया। क्या आप वहां जाकर उनकी लड़ाई देखना चाहेंगे? दूर की लड़ाई की ओर अपनी ठोड़ी उठाते हुए याओ लाओ ने पूछा। वे हमें खोज तो नहीं पाएंगे, है न? जैसे ही जियोयान ने बात की, उसकी शुरुआती खुशी उसकी चिंता में छिप गई। क्या तुम मुझे नीची नजर से नहीं देख रहे हो? याओ लाओ ने अपना हाथ हिलाया, अपने शरीर को एक बहती हुई रोशनी में बदल दिया और जियोयान के शरीर में प्रवेश किया। तुरंत ही एक घनी श्वेत ऊर्जा जियोयान के चारों ओर फैल गई। मैं इस अवधि के दौरान आपके शरीर को नियंत्रित करूंगा। जैसे ही उसने ये वाक्य कहा, जियोयान की पीठ पर जियुन पंख स्वतः ही बाहर की ओर फैल गए। इस बार जियुन पंख न केवल 1 मीटर से अधिक लंबे थे, बल्कि उनकी सतह पर बैंगनी रंग की रोशनी बह रही थी, जो जीवंत और रहस्यमयी दोनों दिखाई दे रही थी। घनी सफेद ऊर्जा ने धीरे धीरे पंखों की बैंगनी रोशनी को घेर लिया, जिससे चमकदार रोशनी छिप गई। चल दर, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सच्चा मजबूत व्यक्ति किसे कहते हैं। याओ लाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए जियुन पंख फड़फड़ाए और धीरे धीरे जियाओयान के शरीर को हवा में उठा दिया। पंखों की जोड़ी ने फिर से फड़फड़ाहट की, जिससे जियाओयान युद्ध के मैदान की ओर कम ऊंचाई पर उड़ चला। अपने नीचे पीछे हटते पेड़ों की धुंधली छवियों को देखकर जियोयान इतना उत्साहित हो गया कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। जियुन पंखों की मदद से याओ लाओ की वर्तमान गति भूटान शहर की तुलना में बहुत तेज थी। तीव्र गति से उड़ने के आनंद ने जियोयान को आकाश की ओर मुंह करके चिल्लाने का आवेग दिया। जियोयान अत्यधिक गति से जंगल की छतरी के साथ उड़ता हुआ गया और 10 मिनट के बाद अंततः लड़ाई में शामिल हो गया। ऊर्जा की प्रचंड तरंगों से जो दबाव संचारित हुआ, उससे याओ लाओ के संरक्षण में होने के बावजूद जियोयान का दिल कांप उठा। जियाओयान अंततः आकाश में लड़ाई से 100 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गया। जियोयान ने बड़े जंगल की आड़ ली और एक विशाल पेड़ के ऊपर उतरा। इधर जियोयान स्पष्ट रूप से उस जोड़ी को देख सकता था जो आकाश में लड़ रहे थे। नजदीक से देखने पर जियोयान ने एक बार फिर डुहुआन की उग्रता और कठोरता का अनुभव किया। ऊपर नीले आकाश में हरे और लाल रंग ने पूरे क्षितिज का लगभग आधा हिस्सा ढक लिया था, जिससे एक शानदार चित्र उत्पन्न हुआ। जियोयान की नज़र सबसे पहले आसमान में विशालकाय जादुई जानवर पर पड़ी। जादुई जानवर का शरीर विशालकाय था, जो 7 या 8 मीटर लंबा था। इसके शरीर की सतह बैंगनी रंग के क्रिस्टल की एक परत से ढकी हुई थी, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर सभी दिशाओं में चमकाती थी। जादुई जानवर का सिर एक अशुभ दिखने वाले शेर का सिर था, जिसमें खून से सनी लाल रंग की 2 आंखें थीं, जिनमें बैंगनी रंग की एक अजीब सी चमक थी और नुकीले दांतों से ढका एक बड़ा मुंह था। जानवर के सिर के शीर्ष पर एक ज्वलंत लाल कुंडलाकार सींग था, जिसके चारों ओर बैंगनी रंग की ज्वाला का एक समूह था। शेर के शरीर के पीछे की ओर बैंगनी रंग के पंखों का एक जोड़ा उगाया। जब यह फड़फड़ाता था तो आग की छोटी छोटी लपटें सभी दिशाओं में फैल जाती थीं, बिल्कुल आग फेंकने वाले यंत्र की तरह। इसके 4 खुरदरे और मजबूत पंजे भी बैंगनी क्रिस्टल की परत से ढके हुए थे। हर बार जब वे नीचे उतरते तो खाली हवा में कंपन पैदा हो जाता था और ऐसी महान शक्ति का प्रदर्शन होता था जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। विशाल जादुई जानवर हवा में खड़ा था, जबकि एक आकारहीन दबाव आकाश से नीचे उतरा, जिससे जियोयान की आत्मा कांपने लगी। क्या ये पौराणिक नीलम पंख वाला शेर है? जियोयान ने धीरे से बुदबुदाया, क्योंकि वह जादुई जानवर को देख रहा था जो सुंदरता और विनाश दोनों प्रदर्शित कर रहा था। जियोयान ने एमेथिस्ट पंख वाले शेर के प्रति अपने विस्मय के कारण अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी नज़र उस पर डाली जिसने एमेथिस्ट पंख वाले शेर को चुनौती दी थी। महिला। जब जियोयान की नज़र पहली बार सुडौल और सुंदर शरीर पर पड़ी तो वह चौंक गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस शक्तिशाली व्यक्ति ने एमेथिस्ट पंख वाले शेर से लड़ने का साहस किया, वह वास्तव में एक महिला थी। आकाश में महिला ने एक चुस्त पोशाक पहन रखी थी जो उसके सुंदर शरीर को ढक रही थी, तथा उसके हाथ में एक अजीब सी दिखने वाली लंबी तलवार थी जो हरे रंग की रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। उसके काले बालों को एक शानदार फीनिक्स आभूषण द्वारा बांधा गया था। उसका सुंदर और गतिशील चेहरा बहुत शांत था, जिसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं था, यहाँ तक कि जादुई जानवर के सामने होने पर भी, जो डुक्वी महाद्वीप में बहुत प्रसिद्ध था। रहस्यमयी महिला की पीठ पर हरे रंग के पंखों की एक जोड़ी थी जो थोड़ी भ्रामक प्रतीत हो रही थी। वे संभवतः उसकी डुक्यूई के समामेलन से बने थे। डुक्यूई का पंखों में रूपांतरण उन लोगों का प्रतीक था जो डू वांग या उनसे अधिक शक्तिशाली थे। रहस्यमयी महिला हल्के से आकाश में खड़ी थी। उसके शांत और सुंदर चेहरे पर एक शालीनता और बड़प्पन था जिसे उसकी साधारण पोशाक भी छिपा नहीं सकी।
हे मानव स्त्री, तुम क्यों आई और मेरे विश्राम में खलल डाला? आकाश में विशाल नीलम पंख वाला सिंह अचानक मानव भाषा में दहाड़ने लगा। ये सुनकर कि जादुई जानवर मानव भाषा बोलता है, जियोयान पहले तो चौंक गया, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ समझ में आ गया। इस पद पर पहुंचने के बाद जादुई जानवरों ने काफी पहले ही चेतना प्राप्त कर ली थी और उनके पास ऐसी बुद्धि थी जो किसी मानव से कम नहीं थी। मैं आपकी महारानी का बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल उधार लेना चाहता हूं। रहस्यमयी महिला ने अपने लाल होंठ खोले और उसकी खूबसूरत आंखें एमेथिस्ट पंख वाले शेर को घूरने लगीं। उसकी धीमी आवाज स्पष्ट और मार्मिक थी। बैंगनी आत्मा क्रिस्टल, मैं हर 20 साल में केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही छोड़ सकता हूं। आप कौन होते हैं यह मांगने वाले? नीलम पंख वाले शेर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। मैं इसके बदले में आपको कोई ऐसी चीज दे सकता हूं जिसकी आपको जरूरत है। रहस्यमयी महिला भी छठे दर्जे के इस जादुई जानवर से थोड़ा डरी हुई थी जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। इस प्रकार जब वह बोलती थी तो जोर नहीं देती थी। अदला बदली। हाँ, ठीक है। ऐसा हुआ कि मैं अब शरीर परिवर्तन के चरण में हूं। यदि आप मुझे शारीरिक परिवर्तन की गोली दिला सकें तो मैं आपको एक बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल दूंगी। आप क्या कहते हैं? नीलम पंख वाले शेर ने जब महिला का सुझाव सुना तो वह दहाड़ उठा। वास्तव में इतना कुछ मांगना? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल एक दुर्लभ गोली है जिसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए 7वें स्तर के कीमियागर की आवश्यकता होती है। क्या आप इसे बैंगनी स्पिरिट क्रिस्टल के बदले में उपयोग कर रहे हैं? जब तक कि वह महिला मूर्ख ना हो। नीलम पंख वाले शेर की मांग सुनकर याओ लाओ अपनी पुरानी आवाज में हंसे। जियोयान ने अपनी आंखें झपकाईं। इस गोली के बारे में पहली बार सुनकर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, इसके नाम से ऐसा लगता है कि इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल का उपयोग जादुई जानवर को अपना शरीर बदलने में मदद करने के लिए किया जाता है ना? क्यों? क्या ये बहुत मूल्यवान है? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल की मदद से एक जादुई जानवर पूरी तरह से मानव आकार में परिवर्तित हो सकेगा। एक बार जब वे इस परिवर्तन को प्राप्त कर लेंगे तो उनकी प्रशिक्षण गति मानव के बराबर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि यह चीज मूल्यवान नहीं है? ओह! जियोयान ने अवाक होकर अपना सिर हिलाया। जादुई जानवर का जीवन काल मनुष्य से कहीं अधिक लंबा था। यद्यपि कुछ अजीब गोलियां थीं जो किसी के जीवन काल को बढ़ा सकती थीं, लेकिन जादुई जानवरों, विशेष रूप से उच्च रैंक वाले जानवरों के साथ तुलना करने पर मनुष्य का जीवन काल वास्तव में छोटा था। एक उच्च श्रेणी के जादुई जानवर की कल्पना करना, जिसने 100 या 80 वर्षों तक लगातार सफलतापूर्वक रूपांतरण और प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, एक डरावना विचार होगा। जैसा कि याओ लाओ ने उम्मीद की थी, रहस्यमयी महिला ने नीलम पंख वाले शेर की मांग सुनकर भौहें सिकुड़ी और अपना सिर हिलाया। नर्म आवाज में उसने कहा, मुझे खेद है, जियामा साम्राज्य में केवल कुछ ही लोग हैं जिनके पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल जैसी कोई चीज है। लेकिन अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ आदान प्रदान करने के लिए 3 रैंक 5 मॉन्स्टर कोर और एक हाई जुबान की हुई विधि और डू तकनीक का उपयोग कर सकता हूं, जिसे आप प्रशिक्षित कर सकते हैं। दिलचस्पी नहीं है? यदि आप शारीरिक परिवर्तन की गोली नहीं बना सकते तो आपको मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला छोड़ देनी चाहिए। नीलम पंख वाले शेर ने अपना बड़ा सिर हिलाया और रहस्यमयी महिला की शर्तों को अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। एक हल्की आह भरते हुए रहस्यमयी महिला ने धीरे से अपने हाथ में अजीब सी दिखने वाली तलवार उठाए और असहाय होकर बोली, अगर ऐसा है तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। हा, मनुष्य हमेशा ऐसे ही होते हैं। रहस्यमयी महिला की हरकत देखकर नीलम पंख वाले शेर ने तुरंत जोरदार ठहाका लगाया। थोड़ी देर बाद अंततः हंसी बंद हो गई और उसकी आवाज एक बार फिर ठंडी हो गई। मुझे पता है कि तुम भी एक डुहुआंग हो, लेकिन अगर हम वास्तव में लड़े तो यह एक वास्तविक प्रश्न होगा कि क्या तुम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला से जीवित बाहर निकल पाओगे या नहीं। आपको इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। रहस्यमयी महिला ने उदासीनता से जवाब देते हुए अपना हाथ धीरे से उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक हवा में एक हरे रंग का छोटा सा बवंडर दिखाई दिया। प्रारंभ में बवंडर केवल 2 मीटर चौड़ा था, लेकिन कुछ ही क्षण बाद बवंडर फैलने लगा और एक विशाल बवंडर में बदल गया जो 100 फीट से अधिक चौड़ा था। आकाश और जमीन के बीच के स्थान में हरा बवंडर घूम रहा था और जमीन पर खड़े विशाल पेड़ों को लगातार उखाड़ रहा था। प्रचंड हवा ने पेड़ों को तेजी से कुचल दिया, जिससे हवा में बुरादा भर गया। मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला आप मनुष्यों का क्षेत्र नहीं है। तुम्हें इतना क्रूर व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। नीलम पंख वाले शेर ने बढ़ते हुए विशाल बवंडर को देखा और गुर्राया। उसके बड़े मुंह से एक गहरी गर्जना पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी। शेर की दहाड़ के बाद उसके शरीर पर स्थित नीलम चमक उठा। पलक झपकते ही उसके शरीर से एक भयंकर बैंगनी ज्वाला निकल पड़ी। बैंगनी लौ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती गई और अंततः बैंगनी रंग का एक विशाल स्तंभ बन गया जो आकाश की ओर बढ़ गया।
तीव्र गर्मी के कारण 1 किलोमीटर दूर रहने वाले जियाओयान को लगातार पसीना आ रहा था। कितनी भयावह स्थिति है। जियोयान ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए सूखी बात कही और दूर के विशाल बवंडर और अग्निस्तंभ को विस्मय से देखा। गुरुजी, आपके विचार से कौन जीतेगा? एक बार फिर अपना पसीना पोंछने के बाद जियोयान ने धीमी आवाज में पूछा। इस स्तर पर प्रतिद्वंद्वी को एक ही झटके में खत्म करना आमतौर पर कठिन होता है, जब तक कि आपके पास कोई बहुत मजबूत तुरुप का पत्ता न हो। जहां तक इस बात का सवाल है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। लड़ाई खत्म होने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा, याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियोयान ने असहायता से अपना सिर हिलाया। अचानक उसने अपना सिर उठाया, तनावपूर्ण माहौल को देखा और फुसफुसाया, लड़ाई शुरू हो रही है। जिस समय रहस्यमयी महिला ने अपना हाथ हिलाया, उस समय आकाश में विशाल हरे रंग का बवंडर अनियंत्रित तरीके से एमेथिस्ट पंख वाले शेर की ओर बढ़ा, तथा उसके साथ तेज हवा चल रही थी। जिन क्षेत्रों से बवंडर गुजरा, वहां जमीन पर मौजूद जंगल उखड़ गए, जिससे वह जगह सपाट पीली जमीन में बदल गई, जबकि कई जादुई जानवर हर जगह भाग गए और लाओ के संरक्षण के साथ भाग्यशाली जियोयान हवा से उड़ा नहीं गया। उसने अपने हाथों से पेड़ की शाखा को कसकर पकड़ रखा था और वह जंगल को देख रहा था जो कि अस्त व्यस्त हो चुका था। अनजाने में उसने अपनी लार निगल ली। हम्फ। सर्पिलाकार बवंडर को अपनी ओर आते देख एमेथिस्ट पंख वाले शेर के बड़े मुंह से जोर की सिसकारी निकली। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बैंगनी ज्वाला का 20 से 30 फुट ऊंचा स्तंभ बाहर की ओर बढ़ा और बवंडर की ओर टूट पड़ा। आकाश में दो विशाल पिंड आपस में टकरा गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हवा में सन्नाटा छा गया। टकराना। धूप भरे आकाश में अचानक गड़गड़ाहट की तेज आवाज गूंज उठी। बवंडर और अग्निस्तंभ में जोरदार टक्कर हुई, जिससे अनियंत्रित और भयावह ऊर्जा उत्पन्न हुई। संपर्क बिंदु पर हवा में लहरें उठती हुई प्रतीत हुईं। टकराना। बवंडर और अग्निस्तंभ के टकराने के कुछ ही मिनट बाद ऐसा लगा कि उनकी सारी शक्ति समाप्त हो गई है और वे एक विस्फोटक विस्फोट के साथ शांत हो गए, जिसकी गूंज पूरे पर्वत श्रृंखला में सुनाई दी। जब बवंडर और अग्निस्तंभ गायब हो गए, तो वह रहस्यमयी महिला जो चुपचाप हवा में खड़ी थी, अंततः चलने लगी। उसकी पीठ पर लगे हरे पंख फड़फड़ाए और बिजली की तरह उसका शरीर तुरंत उस क्षेत्र से गुजरा जहां ऊर्जा अभी भी उथल पुथल में थी और नीलम पंख वाले शेर के पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में पकड़ी हुई अजीब सी तलवार आगे की ओर उछली। तलवार की नोक पर एक घूमता हुआ ब्लेड बना हुआ था, जो अविश्वसनीय गति से घूम रहा था, बिल्कुल एक हरे रंग की गेंद की तरह, जिसमें से अनेक ब्लेड निकल रहे थे। क्लैंक क्लैंक। पवन ब्लेडों को ले जाने वाली लंबी तलवार ने नीलम पंख वाले शेर के शरीर पर वार किया, जिससे मध्य हवा में एक स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हुई। हालांकि तलवार के चमकते वार से केवल कुछ सफेद निशान ही रह गए। ये सफेद निशान कुछ क्षण तक ही रहे, फिर गायब हो गए। अपने प्रतिद्वंद्वी के सामान्य हमले को नजरअंदाज करते हुए एमेथिस्ट पंख वाले शेर ने अपना सिर घुमाया और उसके सिर पर स्थित लाल कुंडलाकार सींग से लगभग आधा मीटर आकार की एक बड़ी बैंगनी ज्वाला निकली। धधकती बैंगनी लौ के कारण रहस्यमयी महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, जबकि उसके खाली हाथ ने उसके सामने एक अजीब सी मुहर बना दी। पवन धक्का बल। जैसे ही उसकी स्पष्ट कोमल आवाज बंद हुई, उसके सामने हरे रंग की हवा का एक भयंकर झोंका आया, जिसने बैंगनी रंग के आग के गोले को रोक दिया। ये देखकर कि बैंगनी रंग की लौ का हमला अप्रभावी था, एमेथिस्ट पंख वाले शेर की आंखों में बैंगनी चमक और अधिक तेज हो गई। इसका विशाल पंजा एक सुंदर बैंगनी प्रकाश लेकर रहस्यमयी महिला पर टूट पड़ा। जहां भी पंजा गुजरता, वह अपने विरुद्ध धकेल रही हवा को चीरता हुआ, हवा में एक तीखी चीख निकालता हुआ। एमेथिस्ट पंख वाले शेर द्वारा किए जा रहे शारीरिक हमले को देखते हुए रहस्यमयी महिला का चेहरा और अधिक गंभीर हो गया। लगभग 2 से 3 मीटर लंबी एक पवन ढाल अचानक उसके सामने आ गिरी। क्रैक। विशाल पंजे ने हरे रंग की विंडशील्ड को कुचल दिया। शानदार बैंगनी रंग की रोशनी में एक स्पष्ट दरार की आवाज सुनाई दी, जिससे विंडशील्ड तुरंत कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, जो हवा के साथ बिखर गए। एमेथिस्ट पंख वाले शेर के शारीरिक हमले में इतनी ताकत थी कि उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। एमेथिस्ट विंगलान ने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए एक धीमी दहाड़ लगाई। उसने अपने विशाल शरीर को घुमाया और एक और भयंकर हमला किया, जिसकी गति उसके विशाल शरीर के आकार से मेल नहीं खाती थी। एमेथिस्ट पंख वाले शेर के लगातार हमले का सामना करते हुए रहस्यमयी महिला के पास केवल चकमा देने का ही विकल्प था। आखिरकार पूर्व की असामान्य ताकत को चुनौती देने का प्रयास करना मूर्खता थी। आकाश में नीलम पंख वाले शेर का शरीर लगातार तीव्र गति से हरकतें करता रहा और वह रहस्यमयी महिला बार बार पीछे हटती रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी अप्रिय स्थिति में गिर गई थी, लेकिन शुक्र है कि जानवर से उसे कोई चोट नहीं आई। जियोयान ने चुपके से एक सीटी बजाई और अपना सिर उठाकर उस खूबसूरत युद्ध का सामना किया, उसके ध्वनि प्रभावों और हवा में निरंतर तरंगों की प्रशंसा की।
उनके युद्ध के बाद की शक्ति से ही डूशी या यहाँ तक कि दाडूशी को भी नष्ट करना संभव था। एमेथिस्ट विंगलान के पास बहुत मजबूत रक्षा और सहन शक्ति है, जबकि महिला को कई जुबान विंड प्रकार की डू तकनीकें आती हैं। वे दोनों भी डू हुआंग हैं तथा उनकी ताकत भी समान है। यदि वे अपने तुरुप के पत्ते खोले बिना इसी तरह लड़ते रहेंगे तो विजेता का निर्धारण करना संभव नहीं होगा। याओ लाओ ने लापरवाही से कहा, इसका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए। एमेथिस्ट पंख वाला सिंह अग्नि रत्न से संबंधित है। तेज धूप में उसकी युद्ध शक्ति मजबूत हो जाती थी, जबकि रात में कमजोर हो जाती थी। ये संभवतः सूर्यास्त से पहले युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करने का प्रयास करेगा। जियो यान ने अपना सिर उठाकर आकाश में चल रही खोज को देखते हुए कहा, हाँ, लगता है आपने विस्तृत अवलोकन किया है। इतने कम समय में ही आपको पता चल गया कि एमेथिस्ट विंगलान गर्म सूरज पर निर्भर करता है। जियो यान का विश्लेषण सुनकर याओ लाओ कुछ अजीब तरह से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मैंने जो देखा उससे ऐसा लगता है कि इसके शरीर पर स्थित नीलम सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इसके शरीर में जो बैंगनी रंग की ज्वाला है वह भी उन्हीं नीलमणियों से आई होगी। जियो यान ने पलकें झपकाईं और अचानक पूछा, गुरुजी, क्या एमेथिस्ट पंख वाले शेर की बैंगनी रंग की लौ को किसी कीमियागर द्वारा ज्वाला बीज में परिष्कृत किया जा सकता है और शरीर के भीतर संग्रहित किया जा सकता है? ओह, आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। जियाओ यान की हास्यास्पद सोच से दंग रह जाने के बाद याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और समझाया, एक कीमियागर के लिए इस तरह की लौ को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। वे एक जादुई जानवर के भीतर से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें स्वर्गीय ज्वाला की तुलना में वश में करना अधिक कठिन होता है। इसके अलावा इस तरह की ज्वाला की तुलना स्वर्गीय ज्वाला से नहीं की जा सकती। ये साधारण डू की हुई ज्वाला से बस थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली है, इसलिए कोई भी इसे वश में करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करेगा। जियो यान ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया और एक बार फिर चुप हो गया। वह अपना सिर उठाकर उस दुर्लभ उच्च स्तरीय मुकाबले को देखता रहा। जानवर और मानव के बीच लड़ाई से उत्पन्न भारी हलचल के कारण कई जादुई जानवरों की नींद टूट गई। इस प्रकार मूलतः खाली पर्वत श्रृंखला पर कई भिन्न एवं अनोखे जादुई जानवर दिखाई देने लगे। मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला के आंतरिक क्षेत्र में जीवित रहने के लिए इन मैजिक बीस्टों की ताकत मूल रूप से कम रैंक 3 थी। इस स्तर पर जादुई जानवर ने प्रारंभिक चेतना प्राप्त कर ली है और वे बाहरी क्षेत्रों के उन लोगों से पूरी तरह से अलग हैं जिनके पास मूल रूप से केवल सहजबोध था। जादुई जानवरों की दुनिया में एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम था। जो जादुई जानवर अभी अभी प्रकट हुए थे उनमें से निचली पंक्ति के लोग जानबूझकर अपनी दुम पीछे करके युद्ध क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों की ओर भाग गए। जो जादुई जानवर पास में रुककर लड़ाई का निरीक्षण करने में सक्षम थे उनकी संख्या बहुत कम थी। जियो यान ने गुप्त रूप से उनकी गिनती की थी। वहां 3 बड़े जादुई जानवर थे जो 3 पर्वत चोटियों पर सीधे खड़े थे और बाकी को नीचे से देख रहे थे। उनकी निगाहें पूरी तरह से ऊपर आसमान में हो रही लड़ाई पर केंद्रित थीं। जहां तक इन 3 जादुई जानवरों की रैंक का सवाल है, याओ लाओ ने उन्हें बताया था कि वे 5वें रैंक पर थे, जो मनुष्यों के बीच डू वांग अभ्यासी के समान था। पौराणिक और सुप्रसिद्ध क्रूर जानवरों को घूरते हुए जियो यान अपने दिल में कराहने से खुद को रोक नहीं सका। ये जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का केवल पूर्वी क्षेत्र था, फिर भी एक रैंक 6 जादुई जानवर, 3 रैंक 5 जादुई जानवर और विभिन्न रैंकों के कई अन्य जादुई जानवर पहले से ही प्रकट हो चुके थे। इस भयावह समूह की शक्ति आसानी से एक पूरी सेना को नष्ट कर सकती थी। यद्यपि अनेक जादुई जानवर प्रकट हुए, लेकिन उनमें से किसी ने भी एमेथिस्ट पंख वाले शेर की सहायता के लिए आगे आने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे स्पष्ट रूप से समझते थे कि यदि वे हस्तक्षेप करेंगे तो ये पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के राजा का अपमान होगा। दोपहर से लेकर सूरज डूबने तक आसमान में लड़ाई जारी रही। विशाल सूर्य को क्षितिज में लुप्त होते देख नीलम पंख वाला सिंह जो लगातार आक्रमण कर रहा था अचानक रुक गया। बैंगनी चमक वाली उसकी लाल आंखें एक असहिष्णु और राजसी रूप धारण कर रही थीं, जब वह उस कुलीन दिखने वाली महिला को गौर से देख रही थी। मानव महिला, तुमने मेरे सीमित धैर्य को बहुत हद तक खत्म कर दिया है। नीलम पंख वाले शेर की धीमी दहाड़ से पहाड़ों के जंगल हिल गए। जब तक महामहिम बैंगनी आत्मा क्रिस्टल मुझे सौंपने के लिए तैयार हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको फिर से परेशान नहीं करूंगा। पूरी दोपहर तक खोजबीन के बावजूद वह रहस्यमयी महिला अभी भी सुंदर और कुलीन दिख रही थी। जब वह बोल रही थी तो उसके चारों ओर हवा का एक भयंकर झोंका आया और गायब हो गया। चूंकि तुम इतने कृतघ्न हो तो मुझे दोष मत दो। एमेथिस्ट पंख वाले शेर के बड़े मुंह से एक शेर की दहाड़ निकली, जिसमें हल्का सा क्रोध भी था। उसके शरीर पर पड़ने वाला प्रकाश लगातार तीव्र होता गया, जब तक कि अंततः उसकी चमकदार रोशनी डूबते हुए सूर्य की रोशनी को ढकने लगी। यह अपनी असली ताकत दिखा रहा है। एमेथिस्ट पंख वाले शेर के शरीर पर शक्ति को देखकर जियो यान में उत्सुकता उमड़ पड़ी और वह फुसफुसाया,
हवा में एमेथिस्ट पंख वाले शेर पर तीव्र बैंगनी प्रकाश को देखकर आसपास के जादुई जानवर जो लड़ाई देख रहे थे अचानक घबरा गए और तेजी से पीछे हटने लगे। यहां तक कि 5वीं श्रेणी के 3 विशालकाय जादुई जानवर भी अपवाद नहीं थे। एमेथिस्ट पंख वाले शेर की विचित्र अवस्था के प्रति भी रहस्यमयी महिला सतर्क थी। जैसे ही उसने अपने चारों ओर अप्राकृतिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, उसका चेहरा धीरे धीरे और भी गंभीर हो गया। दर्जनों फीट चौड़े क्षेत्र में भयंकर तूफान चलने लगा। बैंगनी रंग की रोशनी पूरे स्थान को ढकने लगी। कुछ क्षण की तैयारी के बाद प्रकाश अचानक सिकुड़ गया और पलक झपकते ही विस्तृत मंडराता प्रकाश एक गहरे बैंगनी प्रकाश स्तंभ में सिकुड़ गया जो आधा फुट चौड़ा था। ये सील है। बैंगनी रंग के खंभे से ऊर्जा महसूस करते हुए याओ लाओ आश्चर्यचकित स्वर में फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। एक सील। जियाओ यान ने जब ये शब्द सुना तो उसने तुरंत पूछा। कुछ अजीब उच्च श्रेणी के जादुई जानवरों को जन्मजात ज्ञान होता है कि मोहरों का उपयोग कैसे किया जाता है। ये सचमुच अप्रत्याशित है कि यह एमेथिस्ट पंख वाला शेर इसका उपयोग करना जानता है। वह महिला बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। जैसे ही याओ लाओ का स्पष्टीकरण समाप्त हुआ, गहरे बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ बिजली की तरह चमक उठा। इसकी गति बहुत भयावह थी और रहस्यमयी महिला से थोड़ी दूरी पर आने से पहले इसने 2 बार छलांग लगाई। एमेथिस्ट सील। जैसे ही बैंगनी रोशनी टिमटिमाने लगी, नीलम पंख वाले शेर की दहाड़ पूरी पर्वत श्रृंखला में गूंजने लगी। जिस क्षण गहरे बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, रहस्यमयी महिला का चेहरा बदल गया। शक्तिशाली डू तकनीक को समाप्त होने से पहले ही जारी कर दिया गया। विभाजनकारी पवन नृत्य। रहस्यमयी महिला की पुकार के बाद उसके सामने का स्थान हिलने लगा। हवा में 100 फीट से भी अधिक आकार की अनेक विशाल गहरे हरे रंग की हवा की धारें दिखाई दी। फिर वे एक दूसरे से जुड़ गए, जिससे ब्लेडों का एक सिलेंडर जैसा कुछ बन गया, जो आगे बढ़ते समय अत्यधिक गति से घूमता हुआ दिखाई दिया। टकराना। टकराना। वह स्थान जहां से बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ और सर्पिलाकार पवन ब्लेड गुजरता था, विकृत हो गया। कुछ ही क्षण बाद दोनों एक दूसरे से टकरा गए, जिससे 2 उल्कापिंडों के टकराने जैसी भयावह ध्वनि निकली। बैंगनी रंग के प्रकाश स्तंभ और सर्पिलाकार पवन ब्लेडों के एक दूसरे से टकराने के कुछ समय बाद सर्पिलाकार पवन कमजोर दिखाई देने लगा। कुछ ही क्षणों में घूमती हुई हवा अचानक थम गई, जबकि बैंगनी रंग का स्तंभ केवल थोड़ा सा धुंधला हो गया। घुमावदार हवाओं पर काबू पाने के बाद बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ सहज दिखाई दिया, क्योंकि उसने रहस्यमयी महिला द्वारा लगाए गए दर्जनों वायु अवरोधों को तोड़ दिया। अंततः यह उसके शरीर में प्रवेश कर गया। बैंगनी रंग के प्रकाश स्तंभ द्वारा किया गया हमला सफल होते ही नीलम पंख वाले शेर का विशाल शरीर रहस्यमयी महिला के सामने प्रकट हुआ। उसके विशाल पंजे से निकले 5 अत्यंत तीखे बैंगनी रंग के कांटे, जो उसके सिर की ओर तेजी से जा गिरे। हवा का शिखर, जानलेवा उल्कापिंड। जैसे ही विशाल पंजा रहस्यमयी महिला के शरीर में घुसने वाला था, उसके हाथ में मौजूद अजीब तलवार अचानक कांपने लगी। प्रकाश की एक पतली रहस्यमयी किरण, जो अंगूठे के आकार की थी, तुरंत बाहर की ओर निकली। प्रकाश की किरण से हवा भी कांप उठी। दरार। प्रकाश की किरण नीलम पंख वाले सिंह के सिर की ओर बढ़ी, लेकिन उस पशु की चतुराई के कारण उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाश की किरण उसके माथे पर लगे लाल सींग पर पड़ी। एक क्षण में उसके शरीर का सबसे कठोर हिस्सा साफ साफ 2 टुकड़ों में कट गया। कटे हुए सींग के कारण एमेथिस्ट पंख वाले शेर को बहुत अधिक पीड़ा महसूस हुई। उसने एक हिंसक सिंह की दहाड़ लगाई और उसका पंजा भयंकर बल के साथ आगे बढ़ा तथा रहस्यमयी महिला की छाती पर जोरदार प्रहार किया। धातु की जोरदार टक्कर की आवाज के बाद जिस रहस्यमयी महिला को जोरदार चोट लगी थी, उसने मुंह में खून उगल दिया। पीला चेहरा लिए वह अचानक घूमी और अपने हरे पंख फड़फड़ाने लगी। उसका शरीर रहस्यमय ढंग से टिमटिमाया और एक क्षण बाद क्षितिज में गायब हो गया। घायल होने के बावजूद उसके द्वारा प्रदर्शित की गई भयावह गति को देखते हुए नीलम पंख वाले शेर ने, जो टूटे सींग के कारण अस्थायी रूप से अपनी ताकत खो चुका था, एक जंगली दहाड़ लगाई जो मारने की मंशा से भरी थी। इस प्रचंड ऊर्जा से भरी हुई गर्जना के प्रभाव से पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों के आधार भूकंप की तरह लगातार हिल रहे थे, यहां तक कि कंपन से पहाड़ की कुछ चोटियां टूट भी गईं। जाओ और खोजो। उस मानव स्त्री को खोजो। नीलम पंख वाले शेर ने एक खतरनाक दहाड़ लगाई जो मारने की मंशा से भरी थी। उसका बड़ा सिर पर्वत श्रृंखला के नीचे की ओर था और उसकी रक्तरंजित लाल आंखें उसे घूर रही थीं। परिणामस्वरूप पहाड़ के सभी जादुई जानवर तेजी से और उन्मत्त होकर आगे बढ़ने लगे। जबकि पहाड़ के जादुई जानवर रहस्यमयी महिला की खोज में थे, जियाओ यान, जो अभी भी याओ लाओ के संरक्षण में था, किसी भी जादुई जानवर को सचेत किए बिना चुपके से अपने छिपने के स्थान पर वापस चला गया। ये बहुत रोमांचक था। उस महिला का आखिरी हमला बहुत जोरदार था। अगर एमेथिस्ट विंग बीस्ट समय पर नहीं बचता, तो उसका सिर संभवतः छेद दिया गया होता।
आसमान में रोमांचक और खूबसूरत लड़ाई को याद करते हुए जियोयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शक्तिशाली प्राणियों के बीच लड़ाई का दृश्य ऐसा नहीं था जिसे आसानी से ढूंढा जा सके। जियोयान सावधानीपूर्वक झरने के आसपास के क्षेत्र में वापस आया और औषधीय कड़ाई और अन्य चीजें जो उसने इधर उधर छोड़ दी थी उन्हें पैक कर लिया। वह गुफा में लौटने ही वाला था कि अचानक उसके पैर जम गए। जियोयान ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और बिना पलक झपकाए वह झरने के नीचे बहती नदी को देखता रहा। एक साधारण वस्त्र पहने सुंदर महिला उस पर तैर रही थी। उसकी कसकर बंद आंखें और पीला चेहरा बता रहा था कि वह काफी बुरी तरह घायल हो गई थी। गल्प। जियोयान ने अपनी लार निगल ली और पानी पर तैरती हुई महिला को पहचान लिया। वह शक्तिशाली डू हुआंग थी जिसने एमेथिस्ट पंख वाले शेर से युद्ध किया था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह बेहोश थी। जियोयान का दिल तुरंत हिचकिचाया। क्या उसे बचाना चाहिए या फिर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? यदि उसने उसे बचाया तो वह इस जगह के निवासियों को भड़का सकता है, लेकिन यदि उसने ऐसा नहीं किया तो उसकी वर्तमान स्थिति में वह उग्र नीलम पंख वाले शेर द्वारा टुकड़ों में काटे जाने के दुखद भाग्य से बचने में असमर्थ होगी। जिस समय जियोयान का दिल हिचकिचा रहा था उस समय दूर के जंगल से जादुई जानवरों की दहाड़ें गूंजने लगीं। उफ, आपकी किस्मत अच्छी है। जब उसने जादुई जानवर की दहाड़ सुनी तो जियोयान ने अपने दांतों को भींच लिया और जल्दी से पानी के प्रवाह में कूद गया ताकि सादे कपड़े पहने उस महिला को, जो पूरी तरह से भीग चुकी थी, पानी से बाहर निकाल सके। जियोयान ने अपने हाथ उसकी पिंडलियों और सिर के पीछे रखे। गर्म जेट जैसी नाजुक और चिकनी भावना जिसके संपर्क में वह आया, उसे अद्भुत महसूस हुआ। जियोयान ने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और अपने अंदर की फड़फड़ाहट को दबा दिया। फिर वह उस रहस्यमयी सुंदरी के भीगे हुए शरीर को उठाकर पूरी ताकत से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा। यह पागल दौड़ तब तक जारी रही जब तक वह गुफा के प्रवेश द्वार से 50 मीटर के दायरे में नहीं पहुंच गया। तभी उसने राहत की सांस ली। याओ लाओ ने इस क्षेत्र के आसपास एक प्रकार का औषधीय पाउडर बिखेरा था। औषधीय पाउडर जादुई जानवरों के लिए बहुत कष्टकारी था, इसलिए शायद ही कोई इस जगह में घुस पाता था। इसलिए इसे एक सुरक्षित स्थान माना जा सकता है। महिला को उठाकर गुफा की ओर ले जाने के बाद जियोयान ने उसे धीरे से पत्थर के मंच पर रख दिया। वह उसके पास बैठ गया और कुछ गहरी सांसें लीं। अपने आराम के दौरान जियाओयान को अंततः खूबसूरत डू हुआंग को करीब से देखने का समय मिल गया। उसने ध्यानपूर्वक उसका नाप लिया। ऐसा करते हुए उसके हृदय में धीरे धीरे आश्चर्य उत्पन्न हुआ। ये कहना कि उसकी सुंदरता एक चित्र की तरह प्रतीत होती है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जियोयान को जिस बात ने सचमुच आश्चर्यचकित किया वह थी उसकी सुंदरता और कुलीनता। जियोयान की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जो इतना नाजुक लग रहा था कि एक ही सांस उसे तोड़ सकती थी। उसने धीरे से अपनी आंखें नीचे की ओर घुमाईं और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ीं। उसकी गर्दन के नीचे छाती के क्षेत्र पर 5 भयानक पंजे के निशान थे, जिनसे ताज़ा खून बह रहा था, जिससे उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। अचेत अवस्था में उसकी भौहें हल्की सी दबी हुई थीं और उसके चेहरे पर हल्का सा पीड़ा भरा भाव उभर रहा था। यद्यपि उसका वर्तमान व्यवहार उसके आचरण से मेल नहीं खाता था, फिर भी वह बहुत प्यारा था। उसे इलाज की जरूरत है। अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए जियोयान ने अपनी भंडारण रिंग से 10 से अधिक जेड बोतलें निकालीं। महिला के कपड़े खोलने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाने से पहले वह कुछ देर के लिए हिचकिचाया। हालांकि जब उसका हाथ उसके शरीर को छूने ही वाला था तो रहस्यमयी महिला की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उन खूबसूरत आंखों में शर्मिंदगी से ठंडक और झुंझलाहट थी क्योंकि वे जियाओयान को गौर से देख रहे थे। ओह, क्या तुम जाग रहे हो? महिला के अचानक आंखें खोलने से जियाओयान चौंककर उछल पड़ा। वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हटा और अपने हाथ में छोटी जेड बोतल उठाते हुए उसने समझाया, मैं केवल आपके घावों का इलाज करने का इरादा रखता था। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बेशक, चूंकि तुम बेहोश थे इसलिए मैं तुम्हें दवा लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन अब जब तुम होश में हो तो तुम ये काम खुद कर सकते हो। जैसे ही जियोयान ने बात की उसने सावधानी से जेड की बोतल उसके बगल में रख दी और एक बार फिर कुछ कदम पीछे हट गया। इस महिला की ताकत को देखने के बाद जियोयान थोड़ा डर गया कि वह अचानक पागल हो जाएगी और उसे एक ही थप्पड़ से मार डालेगी। तब तो उसे अन्यायपूर्ण मौत सहनी पड़ेगी। जब उसने जियोयान को पीछे हटते देखा तो रहस्यमयी महिला ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह जिन आंखों से जियाओयान को देखती थी वे थोड़ी कम ठंडी थीं। हालांकि जब वह स्वयं दवा लगाने वाली थी तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद रहस्यमयी महिला ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और दांत पीसते हुए कहा, वह शापित जानवर, मैं उसकी मुहर के अधीन हूं। जियोयान गुफा के एक कोने में बैठ गया और उस मासूम चेहरे वाली लकवाग्रस्त रहस्यमयी महिला को देखने लगा।
हालांकि उन्होंने आगे बढ़कर उसकी मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद रहस्यमयी महिला असहाय होकर अपना निरर्थक संघर्ष रोक सकी। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी खूबसूरत आंखें जियाओयान पर पड़ी जो एक कोने में बैठा हुआ जमीन पर वृत्त बना रहा था। उसने उसे ध्यान से तौला और महसूस किया कि इस नाजुक और सुंदर युवक का कोई बुरा इरादा नहीं था। अंत में वह फुसफुसा कर बोली, मुझे दवा लगाने में मदद करो। उसकी आवाज मधुर और कानों को सुखद लगती थी, लेकिन उसके भीतर एक बड़प्पन छिपा था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था, जो संभवतः उसके रुतबे का परिणाम था। मुझे। जियोयान ने अपना सिर उठाया और रहस्यमयी महिला को घूरने लगा। उसने अपनी आंखें झपकाईं और धीरे से बुदबुदाया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन हमें इस बात पर सहमत होना होगा कि इसके बाद तुम मेरी आंखें निकालने जैसी कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा शरीर देखा था। जियोयान की बातें सुनकर महिला न तो रो सकी और न ही मुस्कुरा सकी। उसने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे अचानक ये ख्याल आया कि कितने समय बाद किसी ने उसके सामने ऐसा कुछ कहने का साहस किया था। मैं इतना बेईमान नहीं हूं। जब तक तुम अपने हाथ और मुंह को ठीक से संभालोगे, मैं तुम्हारी मदद का बदला तुम्हें चोट पहुंचाकर नहीं चुकाऊंगा, महिला ने शांत स्वर में कहा। उसके आश्वासन के साथ जियोयान अंततः धीरे धीरे उसकी ओर चला। उसकी नजर एक बार फिर उस खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। सूखी खांसी छोड़ते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी पोशाक के छाती वाले हिस्से को थोड़ा अलग कर दिया। सादे सफेद पोशाक को अलग करने के बाद जियोयान को उसके नीचे एक हल्के नीले रंग की धातु की आंतरिक बनियान मिली। लहर जैसी बहती रोशनी से यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। बनियान पर 5 गहरे पंजों के निशान थे, जिनमें से खून की हल्की धार बह रही थी। कितना सख्त अंदरूनी वस्त्र है। यदि उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए यह नहीं होता, तो एमेथिस्ट विंग लान के हमले से संभवतः उसका ऊपरी शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। जियोयान ने अंदर ही अंदर आश्चर्य से आह भरी जब उसने हल्के नीले रंग के आंतरिक बनियान पर नजर डाली। खांसी तारांकन की घाव अंदरूनी बनियान के नीचे है। खून को रोकने के लिए दवा लगाने के लिए। ऐसा लगता है मुझे बनियान ले जाने की जरूरत है। बंद। महिला के प्यारे शरीर के चारों ओर लिपटे हल्के नीले रंग के बनियान को देखने के बाद जियोयान ने शर्मिंदगी और कड़वाहट के साथ थोड़े लाल चेहरे वाली महिला से कहा। जब उसने जियोयान के शब्द सुने तो महिला स्पष्ट रूप से कांप उठी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी लंबी पलकें हल्की सी कांप उठीं, लेकिन आवाज काफी शांत थी, बस इसे हटा दो। धन्यवाद। ये देखकर कि वह इतनी निर्णायक थी, जियोयान को थोड़ा असहज महसूस होने लगा। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया और महिला को पत्थर के बिस्तर से उठाया तथा उसकी पीठ अपनी ओर करके बैठने में मदद की। पीछे से उसके आकर्षक आकार को देखते हुए जियोयान का हाथ थोड़ा कांप उठा, क्योंकि उसने धीरे धीरे उसके ऊपरी वस्त्र को उतार दिया। जब वह उसके कपड़े उतार रहा था तो जियोयान की उंगली कभी कभी महिला की त्वचा को छू जाती थी। जब ऐसा होता तो उसे अचानक उसका शरीर कड़ा होता हुआ महसूस होता। वह महिला भले ही एक प्रसिद्ध शक्तिशाली डू हुआंग हो, लेकिन जब बात पुरुष और महिला के मामले की आती है, तो ऐसा लगता है कि वह इसके प्रति उतनी उदासीन नहीं थी, जितना उसने दावा किया था। जब जियोयान ने धीरे से उसके कपड़े उसकी पतली कमर तक खींचे, तो उसने अंदरूनी बनियान पर लगे धातु के बटनों को स्पष्ट रूप से देखा और धीरे से उन्हें एक एक करके खोल दिया। आखिरी बटन खोलने के बाद जियोयान ने सावधानीपूर्वक महिला के शरीर से बनियान खींच ली। हालांकि उसकी सावधानी के बावजूद जब धातु घाव पर रगड़ी तो महिला ने 2-3 बार ठंडी सांसें लीं। जैसे ही अंदरूनी बनियान को हटाया गया, महिला का ऊपरी शरीर लगभग नग्न रूप में जियोयान के सामने प्रदर्शित हो गया। बेशक ये केवल उसकी पीठ थी। जहां तक सामने की बात है, जियोयान में देखने की हिम्मत नहीं थी। अपने नग्न ऊपरी शरीर को एक ऐसे पुरुष के सामने उजागर करने से, जिसे वह नहीं जानती थी, बर्फ की तरह सफेद त्वचा वाली, डू हुआंग की ताकत वाली महिला के शरीर पर धीरे धीरे गुलाबी परत चढ़ गई। उसका सुंदर शरीर बार बार हल्के से कांप उठता था। अपने हाथों और आंखों का ठीक से प्रबंधन करें। इस समय महिला ने एक बार फिर चेतावनी जारी की। जियोयान ने कड़वी मुस्कान के साथ स्टोरेज रिंग से एक बड़ा काला लबादा निकाला और महिला के शरीर को उससे ढक दिया। इसके बाद ही उसने एक बार फिर उसे धीरे से घुमाया और पत्थर के बिस्तर पर लिटा दिया। पीछे मुड़ने के बाद जियोयान ने देखा कि उसका चेहरा एक शर्मनाक लाल रंग से भर गया था। हालांकि जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखें बहुत ठंडी नहीं लग रही थीं। जाहिर है, उसकी शर्मिंदगी को कम करने के लिए उसे ढकने के जियोयान के कार्य ने उसे एक अनुकूल प्रभाव दिया था। मैं घाव धोने जा रहा हूं, जियोयान ने याद दिलाया, क्योंकि उसने धीरे से काले लबादे को नीचे खींच दिया। जब घाव पूरी तरह से खुल गया तो वह जल्दी से रुक गया।
इस ऊंचाई पर वह पहले से ही बर्फ से सफेद चोटी का एक छोटा सा हिस्सा और एक आकर्षक गहरी दरार देख सकता था, जिसके लिए पुरुष पागल हो सकते थे। जियोयान ने भंडारण रिंग से कुछ साफ कपड़ा निकाला और उस पर कुछ हल्के हरे रंग का तरल डाला। इसके बाद उन्होंने घाव के आसपास के खून को धीरे धीरे साफ किया। रहस्यमयी महिला की भौहें हल्की सी कांपती रहीं, जबकि जियोयान ने धीरे से हाथ फेरा। उसके सिर पर लगा भव्य फीनिक्स हेयरपिन थोड़ा नीचे गिर गया, जिससे उसका स्वरूप आलसी और कम सुंदर लगने लगा। जब महिला की खूबसूरत आंखों ने उस युवक को देखा जो अपना सिर झुकाकर गंभीरता से घाव धो रहा था, तो उसकी निगाहों में कृतज्ञता झलक उठी। घाव को अच्छी तरह से धोने के बाद जियोयान ने उस पर जेड की बोतल से कुछ सफेद रंग का पाउडर डाला। पाउडर के प्रभाव से महिला की भौहें सिकुड़ गईं और दर्द भरी धीमी कराह सुनाई दी। आराम करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। मुस्कुराते हुए जियोयान ने घाव पर समान रूप से पाउडर फैलाया। इसके बाद उन्होंने रक्तस्राव रोकने के लिए अपनी अंगूठी से एक कपड़ा निकाला और उसे सावधानीपूर्वक उसके घाव पर लपेट दिया। जब जियोयान उसके घाव पर पट्टी बांध रहा था तो उसकी नज़र इधर उधर नहीं गई, लेकिन फिर भी उसने वह चीज़ देख ली जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने जो कुछ देखा उसे वह अच्छी तरह छुपाने में सफल रहा। अन्यथा रहस्यमयी महिला संभवतः दुश्मनी पर उतर आती। ठीक है, घाव का उपचार हो चुका है। जो शेष रह जाएगा वह आपकी आंतरिक चोटें हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए आपको स्वयं पर निर्भर रहना होगा। मुहर भी ऐसी चीज़ है जिसे तुम्हें खुद ही खोलना होगा। जियोयान ने उसके हाथ थपथपाए, एक कदम पीछे हटी और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। जो महिला चुपचाप पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने अचानक जियोयान को एक आदर्श मुस्कुराहट दी। इस मुस्कान को अद्वितीय भी कहा जा सकता है। एक छोटे से पर्वत शिखर पर जियोयान अपने पेट के बल लेटा हुआ था और उसकी निगाहें लगातार आसपास के वातावरण पर घूम रही थीं। एमेथिस्ट पंख वाले शेर के कारण मैजिक बीस्ट पर्वत श्रृंखला में मैजिक बीस्ट सामान्य से कहीं अधिक उत्तेजित थे। सौभाग्य से याओ लाओ द्वारा बनाए गए औषधि पाउडर बहुत प्रभावी थे। यद्यपि जादुई जानवर कभी कभी दिखाई देते थे, लेकिन जब वे परेशान करने वाली गंध को सूंघते थे तो वे सभी जल्दी से उस क्षेत्र से चले जाते थे। इस प्रकार इन 2 दिनों के दौरान जियाओयान और याओ लाओ को कभी नहीं खोजा जा सका। अरे, जब वह औरत तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें हमेशा परेशानी ही होगी। क्या आप इसी तरह आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं? याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए रिंग से बाहर आकर कहा, हे, वह एक डुहुआंग स्तर की व्यवसाय है। अगर उसे मुझ पर एहसान करने का मौका मिलता है तो इसे दीर्घकालिक निवेश के रूप में गिना जा सकता है। इसकी तुलना में ये खतरा क्या है? जियाओयान की हथेली ने उसके मार्ग में अवरोध पैदा करने वाली शाखाओं को दूर कर दिया और वह हंसने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप उसके सबसे कमजोर पल का फायदा उठा रहे हैं। आहा, इस तरह आपके पास एक डुहुआंग अंगरक्षक होगा जो आपको जियामा साम्राज्य में जो कुछ भी करना है करने की अनुमति देगा। याओ लाओ ने चिढ़ाते हुए अनादरपूर्वक एक कामुक हंसी निकाली। अपनी आंखें घुमाते हुए जियोयान ने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो जब वह ठीक हो जाएगी तो मैं सबसे पहले मारा जाऊंगा। ठीक है, हमारी निगरानी खत्म हो गई है, चलो वापस चलते हैं। एक बार फिर शांतिपूर्ण परिवेश का निरीक्षण करते हुए जियोयान ने इस व्यर्थ विषय पर याओ लाओ के साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाते हुए अपना हाथ हिलाया। वह पूरे जोश के साथ चट्टानों के ढेर से बाहर निकला और फिर छोटे से पर्वत शिखर से नीचे कूद गया। याओ लाओ को रिंग में वापस लाकर जियोयान ने जॉगिंग की और कुछ मिनटों के बाद वह ठंडी गुफा में वापस आ गया। गुफा में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि वह रहस्यमयी महिला जो पहले पत्थर के बिस्तर पर लेटी हुई थी, अब एक चट्टान पर निष्क्रिय बैठी हुई अपने गालों को हथेलियों पर टिकाए हुए थी। जैसे ही उसने जियाओयान को वापस आते देखा, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, तुम वापस आ गए। जियाओयान ने रहस्यमय भारी शासक को उठाते हुए जवाब में सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह पास गया और स्टोरेज रिंग से कुछ मोटी मछलियां निकाली जो उसने झरने के नीचे पकड़ी थीं। वह जमीन पर बैठ गया, आग जलाए और सहजता से पूछा, क्या अब तुम ठीक हो? रहस्यमयी महिला धीरे धीरे खड़ी हुई और हल्की सुगंध की लहरें लाते हुए जियाओयान के पास पहुंची। अपनी काली भौहों को थोड़ा सिकोड़ते हुए उसने हल्की सी आह भरी, मांस के घाव कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सील तकनीक से उन्हें ठीक होने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे। तो फिर इतने समय तक यहीं छुप जाओ, वे इस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे। मछलियों को पेड़ की लकड़ियों पर बांधकर जियोयान ने उन्हें आग के ऊपर एक रैक पर रख दिया और फिर अपना सिर घुमाकर अपने बगल में खड़ी रहस्यमयी महिला को देखा। क्योंकि महिला द्वारा पहनी गई रेशमी पोशाक पहले से ही फटी हुई थी, वह वर्तमान में जियोयान का काला गाउन पहने हुए थी। जब अन्य लोग इसे पहनते थे तो काला रंग उन पर कुछ भारी लगता था, फिर भी उसके शरीर पर उसकी उत्कृष्ट आकृति के महीन वक्रों ने इसमें एक रहस्यमय आकर्षण जोड़ दिया था। जब वह कमल जैसे कदमों से चलती थी तो उसकी जेड जैसी बर्फ जैसी सफेद पिंडलियों का एक हिस्सा हल्का सा दिखाई देता था, जो एक मनमोहक दृश्य था।
शान से बैठते हुए रहस्यमयी महिला की खूबसूरत आंखें जियाओ यान को घूर रही थीं क्योंकि वह लगातार मछली पर मसाला छिड़क रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है एक दूजे की ताकत के साथ मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करना। कोई विकल्प नहीं था, मुझे अंदर धकेल दिया गया। जियोयान मुस्कुराया और अपना सिर पीछे घुमाकर पूछा, ठीक है, आपका नाम क्या है? युनजी। रहस्यमयी महिला ने चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक के साथ जवाब दिया। याओयान। जैड की बोतल से जियोयान ने कुछ सावधानी से मिलाया हुआ मसाला छिड़का और लापरवाही से जवाब दिया। युनजी। उन्होंने कभी यह खबर नहीं सुनी थी कि जियामा साम्राज्य में इस नाम का कोई डुहुआंग भी है। इस बारे में सोचने पर ऐसा लगा कि शायद वह अपनी असली पहचान छिपा रही थी। खुद को युनजी कहने वाली महिला ने जियोयान के शब्दों की वैधता की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। यद्यपि उसकी शक्ति अब सीलबंद हो चुकी थी, लेकिन एक युवा जिसके पास केवल डूजे की ताकत थी, वह स्पष्ट रूप से उसके लिए कोई खतरा नहीं था। ये संक्षिप्त बातचीत धीरे धीरे इसी बात पर खत्म हो गई। अपनी बात भूल जाने के बाद दोनों एक मौन वातावरण में डूब गए, जब तक कि जियोयान ने अपने हाथ में बारबेक्यू मछली को युनजी को नहीं दे दिया, जबकि उसने हल्के से अपना सिर कृतज्ञतापूर्वक हिलाया। मछली के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ते हुए युन जेड के लाल होंठ थोड़े से हिल गए। जिस सुंदर मुद्रा में वह धीरे धीरे खा रही थी, उससे जियोयान को अपने खाने के असंयमी तरीके पर हीनता का एहसास हुआ। आप एक कीमियागर हैं। युनजी की नज़र छोटी जेड बोतलों के ऊपर से जियाओयान की तरफ गई, उसकी आवाज़ में आश्चर्य का भाव था। ओह, फिजिशियन। जियोयान ने अपने मुंह में खाना निगल लिया, इस तथ्य को छिपाने के लिए कि वह एक कीमियागर था। उन्हें नहीं लगा कि अपनी पहचान उजागर करना समझदारी भरा विचार है। ओह। समझने के लिए उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। युनजी की आंखों में आश्चर्य धीरे धीरे गायब हो गया। यद्यपि दोनों व्यवसायों के नामकरण में कीमियागर और चिकित्सक के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं था, परंतु स्थिति में अंतर जमीन आसमान जैसा था। मेरा एक दोस्त है जो कीमियागर है। यहाँ अपना मिशन पूरा करने के बाद, यदि आप तैयार हों, तो मैं आपको जियामा साम्राज्य में उससे मिलवा सकता हूँ। युनजी ने ये कहते हुए अपने हल्के लाल होठों को दबाया। इन शब्दों पर जियोयान थोड़ा चौंक गया, हालांकि जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया, जिससे युनजी का चेहरा स्तब्ध हो गया। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी इसके बारे में भूल जाना चाहिए। मेरे पास पहले से ही एक शिक्षक है। जियोयान द्वारा अप्रत्याशित रूप से उसकी सद्भावना को अस्वीकार करने की बात सुनकर युन जेड के सुंदर चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। क्या वास्तव में उनका व्यक्तिगत परिचय देने से मना कर दिया गया था? इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था। इस समय युनजी किसी तरह से अपने जबान पर सवाल को रोक पाई, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें किससे मिलवा रही हूं? हालांकि यह इच्छा उसके मन में एक बार ही आई और फिर समाप्त हो गई। युनजी के आत्मसंयम और गरिमा को देखते हुए स्वाभाविक रूप से वह इस तरह का सवाल मौके पर नहीं पूछेगी। इसके बजाय वह धीरे से अपना सिर हिलाने लगी, कुछ हद तक हैरान। जब आपके घाव ठीक हो जाएंगे, तो क्या आप अभी भी एमेथिस्ट विंगलान से लड़ने की योजना बना रहे हैं? जैसे ही उसने मछली के मांस का आखिरी टुकड़ा फाड़ा, जियोयान ने भोजन से भरे मुंह से लापरवाही से पूछा। मुझे एमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने की आवश्यकता है। युनजी ने जवाब देते हुए हल्की सी आह भरी। जियोयान ने अपना सिर हिलाया। उसके और एमेथिस्ट विंगलान के बीच लड़ाई देखने के बाद उसने स्पष्ट रूप से सोचा था कि युनजी की सफलता की संभावना अधिक नहीं थी। इसकी ताकत और मेरी ताकत के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं है, बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में सीलिंग तकनीक जानता होगा। मेरी पिछली हार इसलिए हुई क्योंकि मैं उस तकनीक के खिलाफ खुद का बचाव करने में असमर्थ था। हमारी अगली लड़ाई में मेरा एक्सट्रीम विंड मेटियोर किल जरूरी नहीं कि उससे हार जाए। जैसे ही उसने जियाओयान के चेहरे पर भाव देखा, युनजी की काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने समझाया, वह थोड़ी असंतुष्ट थी। ये चाल वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। जियोयान को प्रकाश किरण की शक्ति पर संदेह नहीं था, जिसने नीलम पंख वाले शेर के सबसे कठोर सींगों को आधा काट दिया था। फिर भी एमेथिस्ट सील के साथ टकराव के समय जियोयान को यह नहीं पता था कि कौन विजयी होगा। अपने हाथों में बारबेक्यू मछली खत्म करने के बाद जियोयान खड़ा हुआ और अपनी पीठ को तान दिया। इसके बाद उन्होंने एक और पत्थर की पटिया पर पैर मोड़कर बैठने से पहले युनजी को बुलाया। उसके हाथों ने प्रशिक्षण मुद्रा बना ली और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसने जियाओयान को देखा जिसने प्रशिक्षण शुरू कर दिया था, युजी भी खड़ी हो गई और जियाओयान के सामने आने से पहले अपने अब तेल से सने जैद जैसे हाथों को धोने लगी। उसकी चतुर आंखों ने जियाओयान को उस समय परख लिया जब वह प्रशिक्षण ले रहा था। एक क्षण बाद उसकी काली भौहें सिकुड़ गईं और वह धीरे से बुदबुदाई, ये हुआंग क्यू विधियों का निम्नतम स्तर कैसे है? इस लड़के का शिक्षक एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक नए अभ्यासी के लिए एक अच्छी क्यूई विधि का अर्थ नहीं जानता है?
धीरे से आह भरते हुए उसने अपना सिर हिलाया। युन जेड के दिल में, हालांकि उसकी याओ लाओ से अभी मुलाकात होनी बाकी थी, उसे पहले ही एक ऐसे शिक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था जो अपने छात्रों को बर्बाद कर देता है। अपना काम पूरा करने के बाद मैं उसकी मदद करूंगा। इतने अच्छे पौधे को कुचला नहीं जाना चाहिए। युनजी ने अपना सिर हिलाया और खुद भी बैठ गई और अपनी आंखें बंद करके उसने धीरे धीरे अपने शरीर में एमेथिस्ट सील को भंग करने का काम शुरू कर दिया। जिन कुछ दिनों के दौरान युनजी सील तोड़ रही थी, जियोयान के उत्कृष्ट आतिथ्य के कारण दोनों के बीच संबंध धीरे धीरे अधिक परिचित हो गए और शायद सील के अस्तित्व के कारण अब जब भी युनजी जियोयान के साथ बात करती थी तो वह महान स्वर, जो लंबे समय तक उच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति के स्वर के अनुरूप था, धीरे धीरे कमजोर हो गया था। इससे जियोयान थोड़ा अधिक लापरवाह हो गया। आखिरकार उसे वह अभिमानी और घमंडी लहजा नापसंद था। गुफा में जीवन 2 दिनों तक शांतिपूर्वक चलता रहा। हालांकि तीसरे दिन अचानक भेड़िए की चीख से यह बंधन टूट गया। गुफा में दोपहर का भोजन समाप्त करने के तुरंत बाद जियोयान का रंग अचानक बदल गया जब उसने गुफा के बाहर कहीं से एक भेड़िए की आवाज सुनी। जल्दी से खड़े होकर उसने युन जेड के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया, जबकि उसकी भौहें कसकर एक साथ जुड़ गईं। हमें कैसे पाया जा सकता था? जियोयान सोचते हुए इधर उधर घूमने लगा। प्रतिदिन उसके शरीर पर एक औषधि का पाउडर छिड़का जाता था जिससे उसकी गंध छिप जाती थी। जादुई जानवर संभवतः इस स्थान तक उसका पीछा नहीं कर सकते थे। अपनी भौहों को कसकर एक साथ रखते हुए जियोयान ने अचानक अपनी दृष्टि युन जेड के चेहरे पर क्षमाप्रार्थी भाव की ओर डाली। थोड़ा स्तब्ध होकर उसके मन में एक विचार आया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम मुझे यह नहीं बता सकते कि तुम आज बाहर गए थे? जियोयान के चेहरे पर नजर डालते हुए युनजी का सुंदर चेहरा पछतावे से लाल हो गया। शर्मिंदगी भरी आवाज में उसने धीरे से स्वीकार किया, माफ करना, मैं आज नहाने के लिए निकल गई थी। जियोयान इन शब्दों को सुनकर कुछ अवाक रह गया। उसने एक गहरी सांस ली और रहस्यमय भारी रूलर को अपनी पीठ पर कस लिया। अपने दांतों को भींचते हुए उसने युनजी को निर्देश दिया, तुम यहीं रहो, कुछ भी अजीब कोशिश मत करो, मैं जादुई जानवर को फुसलाकर भगाने के लिए बाहर जाऊंगा। आपकी ताकत, मुझे जाने देना बेहतर होगा। जियोयान को देखते हुए जब वह बाहर जाने के इरादे से मुड़ा तो युन जेड के दिल में पछतावा और भी गहरा हो गया और वह जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, बेहतर होगा कि आप बिना हिले डुले यहीं रहें। जियोयान अचानक रुक गया और अपना सिर घुमाते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया, यदि आप बाहर जाते हैं तो आप केवल अधिक जादुई जानवरों को आकर्षित करेंगे। जियोयान के अचानक भड़कने से युनजी थोड़ा चौंक गई और डर गई। जैसे ही उसने मूर्खतापूर्वक पूर्व की ओर देखा, उसका दिमाग अचानक ये समझ नहीं पाया कि क्या हुआ था। क्या इस आदमी ने वास्तव में उस पर चिल्लाया था? गुफा से बाहर एक और कदम मत रखना वरना हम दोनों यहीं मर जाएंगे। इस समय जियोयान को इस बात की परवाह करने की कोई इच्छा नहीं थी कि उसके पीछे खड़ी महिला एक डुहुआंग अभ्यासी थी। उस वाक्य को गंभीर स्वर में कहने के बाद वह जल्दी से गुफा से बाहर निकल गया। युनजी वहीं खड़ी रही और उसने देखा कि उस बच्चे की पीठ उसकी नजरों से ओझल हो गई और वह गुफा से बाहर चला गया। उसके जेड जैसे हाथ उसके सामने ऐसे हिल रहे थे मानो वह ये तय नहीं कर पा रही हो कि इस स्थिति के लिए उपयुक्त अभिव्यक्ति क्या होगी। काफी समय बाद वह अंततः अपने गुस्से से बाहर आए और अपने पैर पटकते हुए झुंझला कर बोली, इतनी कम उम्र में भी जब वह क्रोधित होता है तो इतना निर्दयी हो जाता है, ये सोचना कि मैंने तुम्हारी मदद करने की योजना बनाई थी। चूंकि तुम्हें बहादुरी का अभिनय करना और दिखावा करना पसंद है, तो जाओ और खुद ही इसका निपटारा कर लो। यद्यपि उसने ये शब्द कहे थे, फिर भी युनजी ने उज्ज्वल गुफा के प्रवेश द्वार को देखने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाए, लेकिन जियोयान की चेतावनी को याद करते हुए वह अपने कदम रोकने से खुद को रोक नहीं सकी। उसके माथे पर चिंता की एक लकीर थी। जियोयान के जाने के कुछ समय बाद युनजी ने भेड़िए की चीखें तेज होते सुनी और जल्द ही भेड़िए की चीखें धीरे धीरे दूर तक बढ़ गईं। फिर भी युवा अभी तक वापस नहीं आया था। एक बार फिर कुछ समय तक इंतजार करने के बाद युनजी ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया और अपने दांतों को पीसते हुए उसने अपने जेड जैसे हाथों को फड़फड़ाया क्योंकि विचित्र तलवार बाहर निकली और ठंडे स्वर में घोषणा की, एमेथिस्ट विंगलान, तुम कमीने। अगर याओ यान को कुछ हुआ तो मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि आपकी पूरी पर्वत श्रृंखला पलट जाए। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, युनजी गुफा से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। हालांकि इस समय एक आकृति अचानक गुफा के बाहर से ठोकर खाकर अंदर आ गई। याओ यान, क्या आप ठीक हो? उस आकृति को देखकर युनजी का सुंदर चेहरा खुशी से खिल उठा और वह उसका हालचाल पूछने के लिए आगे बढ़ी। मिस, कृपया अब बाहर मत जाइए। अगर और जादुई जानवर आ गए तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। खून से लथपथ जियोयान ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसकी दृष्टि काली हो गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। जिस क्षण वह गिरा, जियोयान को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि वह एक नर्म और गर्म आलिंगन में गिर गया है।